आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 9वीं विज्ञान का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जो कि आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है। जैसा एकदम सीक्वेंस से चलता आ रहा है, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में इसे हम समझेंगे। सबसे पहले आपने रसायन विज्ञान के अंदर यहां पढ़ा रासायनिक आबंधन, जिसमें आपने दो या दो से अधिक तत्वों को क्या किया, एक साथ मिलाया और आपने देखा कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में किस प्रकार मिलकर के बंध बनाते हैं। फिर उसके बाद आपका चैप्टर आया रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना, जिसके अंदर आपने यह पढ़ा कि जो आपके रासायनिक आबंधन द्वारा जो यौगिक बना, उस यौगिक का सूत्र क्या होता है, उसे निरूपित कैसे करते हैं। अब यहां पर इस वीडियो सेशन के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत आपने जो यौगिक बनाया, उन यौगिकों का हम आपस में कराएंगे अभिक्रिया, आपस में कराएंगे मिलन। उन दो या दो से अधिक यौगिक आपके पास रहेंगे, उन दो या दो से अधिक यौगिकों को एक में मिलाया जाएगा, जिन यौगिकों के रिजल्ट जब हम आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और जिन यौगिकों को मिलाने पर उनके सूत्रों के रूप में एक समीकरण में अगर उसको अरेंज कर देंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। आइए मस्त तरीके से आज के इस चैप्टर को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई भी एक पदार्थ से, जब किसी भी एक पदार्थ या यौगिक से कुछ ऐसा उसमें अभिक्रिया होती है पदार्थ या यौगिक के अंदर कि वह एक नए पदार्थ में क्या हो जाता है, बदल जाता है और उसके गुण भी क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए एग्जांपल से, आपकी मम्मी ने रात को सोते समय एक दूध का पतीला लिया और उसमें नींबू के 2-4 बूंद रस क्या किया, उसमें निचोड़ करके रात भर उसको छोड़ दिया और उसके अंदर दूध और नींबू के रस के मिलन से उसके अंदर कुछ ऐसा क्रिया हुआ जिसके कारण वह क्या बन गया, दही बन गया। अब बताओ कि दही को क्या आप फिर से दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दूध से दही हमारा बन गया, यानी कि दूध एक आपका पदार्थ था या यौगिक था, उस पदार्थ में ऐसी क्रिया हुई कि उसके अंदर क्या हो गया, बदलाव आ गया और वह क्या हो गया, बदल गया। और फिर उस बदले हुए चीज का गुण भिन्न हो गया, यानी कि दूध का गुण कुछ और है, दही का गुण कुछ और हो गया और उसको फिर से हम दही से दूध में नहीं ला सकते। तो इस अभिक्रिया को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने लकड़ी को जलाया और जब लकड़ी को जलाया तो आपको उसमें से उष्मा मिला, धुआं मिला और राख मिला। तो फाइनली लकड़ी जो है ना, किस में बदल गया, राख में बदल गया। लकड़ी को जब आपने जलाया, लकड़ी के अंदर क्रिया हुई, उसमें से उष्मा निकली और राख आपको, लकड़ी जो था वह राख के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस राख को आप चाहे कितना भी कर लो, क्या लकड़ी में बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते। तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलकर राख में बदलना, यह भी एक क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आपने देखा लोहे को अगर खुला में छोड़ दो तो नमी और वातावरण की वायु से अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाता है। एकदम चमचमाते नए लोहे को आप बाहर छोड़ दो और कुछ दिन बाद देखोगे उस पर जंग लग जाता है। अब चाहे कुछ भी कर लो आप, उस लोहे को उतना ही नया आप नहीं कर सकते हो। तो जो जंग है वह क्या है, किसका परिणाम है, रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। जब आप खाना पकाते हो तो खाना पका करके, सब्जी इत्यादि को काट करके खाना को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। तो क्या फिर से उसे आप हरी सब्जी में बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ यौगिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उसके उन यौगिकों के मध्य कुछ क्रियाएं होती हैं और वे यौगिक किसी दूसरे यौगिक में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य आपस में क्रिया होती है और वे दो या दो से अधिक यौगिक किसी अन्य यौगिक में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं और उनके गुण भी भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार जो क्रिया हुई उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद
फिर हम उसी चीज को उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, तो यह कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो चीज बदलने के बाद पुनः उसमें न बदला जा सके, पुनः उसको प्रारंभिक रूप में न बदला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जिसमें अगर हम आपके बुक से देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना, यह आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना। अगर हम आपको समझाते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो यहां पर क्या होता है कि जब मैग्नीशियम को अगर देखा जाए तो ये मैग्नीशियम जो है ना, यह एक कैसी धातु है? यह एक चमकदार धातु है। कैसी धातु है? चमकदार धातु है। और जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं? मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो इसमें तेज सफेद ज्वाला वाली क्या निकलती है? सफेद ज्वाला निकलती है। इसको जब जलाया जाता है तो सफेद फ्लेम वाली क्या होती है? रोशनी निकलती है। रोशनी के साथ जलता है और जलने के पश्चात एक सफेद रंग का क्या बच जाता है? एक सफेद रंग का क्या बच जाता है? चूर्ण बच जाता है। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाए तो यह तेज सफेद रोशनी के साथ क्या करती है? जलती है। और जलने के पश्चात सफेद रंग का क्या बन जाता है? चूर्ण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो इसके अंदर कुछ क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। यह मैग्नीशियम का रिबन जो है ना, वातावरण से जो वायु था, ऑक्सीजन के कण थे, उस ऑक्सीजन के कण को लेकर के अपने अंदर ऑक्सीजन के कणों से यह अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? सफेद रंग का चूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो ये आपका मैग्नीशियम का रिबन, यानी कि आपका ये मैग्नीशियम के रिबन को हम Mg से दर्शाते हैं। और इसको जब हम जलाते हैं तो ये वातावरण से कुछ वायु के कण को, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर के क्या बनाता है? MgO बनाता है। क्या बनाता है? MgO बनाता है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आपके इसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट पर है जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो जब हम जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? देखिए, होता यह है कि जब आप जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है यह होता है HCl। तो HCl एक क्या है? आपका अम्ल है। इस अम्ल को एक अगर हम अम्ल का विलयन बनाते हैं, यानी HCl को पानी के घोल के साथ एक बीकर में हम रखते हैं और उस पर हम दानेदार जिंक को क्या करते हैं? उसमें डालते हैं। तो इसके अंदर जब जिंक जाता है तो तेज से बुदबुदाहट की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? जब जिंक के टुकड़े को पतले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या किया जाता है? डाला जाता है, तो उसमें से गैस के क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं। और ये कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। जब हम HCl में जब हम जिंक डालते हैं, जिंक का फार्मूला क्या होता है? आपका Zn। तो जब HCl में जिंक डाला जाता है ना, तो ये H के जगह पर क्या आ जाता है? आपका Zn आ जाता है। कैसे आ जाता है ये हम आगे जिक्र करेंगे कि जब इसकी क्या की कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जाती है। जब आपका ये सिंपल सा मैं समझा रहा हूं यहां आपको कि जब जिंक प्लस आपको क्या मिलाया जाता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाया जाता है। तो यह जिंक क्या करता है? H को हटा देता है। H को क्या करता है? हटा देता
लेता है, ये बना लेता है ZnCl प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, मुक्त होती है, जो कि आपकी तेज बुदबुदाहट के साथ क्या करती है, निकलती है। तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका एक यौगिक था, एक आपका तत्व था जिंक। जब इस यौगिक का तत्व के साथ आपस में क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो इस क्रिया के फलस्वरूप क्या मिला, आपको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, हाइड्रोजन। यहां पर कहीं पे हाइड्रोजन गैस था क्या, नहीं। ये आपने क्या किया, मिलाया, तो आपको ये रिजल्ट में क्या मिला, H2 गैस मिला। यानी जो चीज आपके पास थी वह किसी अन्य चीज में, नई चीज में क्या हो गई, बदल गई। अब पुनः से H2 गैस से आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बना सकते, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। रासायनिक अभिक्रिया आपको अब समझ में आई होगी। अब अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की स्टैंडर्ड सी एक परिभाषा बनाएं, तो बस आपको इन्हीं चीजों को, जो चीज हमने बताई, उन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, लिख देना है। कैसे लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ के गुण प्रारंभिक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने फिर से एक बार देखो कि जब हम आपके हाइड्रोजन गैस में, जब किसमें, आपके हाइड्रोजन गैस में जब हम किसको मिलाते हैं, O2 को मिलाते हैं। दो मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन गैस लेकर के उसमें एक मॉलिक्यूल में जब O2 मिला दें, यानी ऑक्सीजन को मिला दें, तो ये आपका बनता है H2O। क्या बनता है ये, 2H2O। क्या बनता है ये, 2H2O। तो ये बनता है आपका 2H2O। तो यहां पर आपने देखा कि जब दो, या हमने परिभाषा आपको क्या बताई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पे दो पदार्थ थे, तब जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रॉपर मानक सूत्रों के आधार पर एक फिट कर दें, एक पैटर्न बना दें, एक क्रम बना दें, तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के साथ जब इसको क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और सूत्रों के साथ लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस इतनी बात क्लियर है आपके चैप्टर के संबंध में। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ह से लिखेंगे हलवा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ह से हलवा। फिर हम आगे आपके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के सुंदर सुंदर आपको नोट्स मिले, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका सुंदर सुंदर नोट्स आपके लिए तैयार है। आपको एकदम बिल्कुल कलरफुल सुंदर सुंदर नोट्स मिल जाएगा, जिसका छोटा सा चार्ज होता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल मदद करता है। तो उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फिलहाल आपने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को समझा कि जब दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आपस में क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, जिसका गुण क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है, तो उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम उस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के रूप में एक समीकरण दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आपने देखा कि जब आपने Zn यानी जिंक को, जब आपने किसको, जिंक को, जब आपने HCl में क्या किया, HCl में क्या किया, डाला, HCl के विलयन में जब आपने जिंक को डाला, दो मॉलिक्यूल HCl के विलयन में जब आपने जिंक को डाला, तो हमने बताया कि तेज बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकली। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका ये बना ZnCl, क्या बना आपका ZnCl2 बना, और साथ में आपका क्या बना, साथ में आपका H2 गैस इससे क्या हो गई, रिलीज हो गई।
तो यहां पर देखिए ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के क्रिया कर रहे हैं और इस क्रिया करने के पश्चात एक नया क्या कर रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं। नया क्या बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं। तो यह इसको हमने रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के रूप में अरेंज किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर आप एक ले लेते हो जैसे मीथेन CH4, इसकी अभिक्रिया कराते हो किससे, 2 मॉलिक्यूल में लेकर के O2 से, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाता है CO2। क्या बनाता है, आपका CO2 बनाता है और H2O बनाता है, प्लस H2O बनाता है, प्लस कितना बनाता है, 2 मॉलिक्यूल में बनाता है H2O बनाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने लिया और इससे आपको नए रूप में एक पदार्थ देखने को मिला। तो ये जो क्रिया हो रही है, जिस क्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ नया बन रहा है, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों और उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में निरूपित करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये जो आपका रासायनिक समीकरण है ना, इस रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक, या इसे कहते हैं रिएक्टेंट। उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पाद, या उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे कि अभिकारक क्या है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में इसे हमेशा कहां रखा जाता है, रासायनिक समीकरण में इसे हमेशा कहां रखा जाता है, बाएं तरफ रखा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि उत्पाद या प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। और इसे सदैव जो आपका रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण के दाएं भाग में इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। अब यहां पर यह चीज एक बात आपको समझनी है, यहां पर एक बात आपको समझनी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको क्या बताता है, दुनिया में देखिए कोई भी पदार्थ ना तो उसे आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। यही आपका दुनिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो कि हर वस्तु पर लागू होता है। तो यहां भी लागू होगा। देखिए अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो बस आपको यह ध्यान देना है कि दुनिया में हर जगह आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। यानी कि जितने पदार्थ, जितने तत्व इस तरफ हैं अभिकारक में हैं, सारे के सारे तत्व, सारे के सारे पदार्थ आपके यहां पर आएंगे। सभी के सभी तत्व आपके उत्पाद में देखने को मिलेंगे। आइए दिखाते हैं इसका प्रूफ। जैसे ये हमने एक समीकरण लिया, Zn कितनी संख्या में है, एक संख्या में है। इधर देखिए, इधर जितने भी देख लीजिए Zn की संख्या कितनी है, एक है। यहां पर देखिए H की संख्या कितनी है, H के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 मॉलिक्यूल में H भी है, 2 मॉलिक्यूल में Cl भी है। यहां भी देखिए 2 मॉलिक्यूल में H है ना
और 2 मॉलिक्यूल में Cl है। तो जितने तत्व इधर थे अभिकारक में थे, सेम उतने ही तत्व उत्पाद में हैं। तो किसी भी तत्व को ना तो हम खत्म कर सकते हैं, ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसी से हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि तत्वों को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही तत्वों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जितने तत्व आपके अभिकारक में होंगे, ठीक उतने ही तत्व आपको उत्पाद में रखना है। ना तो किसी तत्व को आप खत्म कर सकते हो, ना ही किसी तत्व को आप बना सकते हो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है यह कहता है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो आपका अभिकारकों का द्रव्यमान जो होगा, अभिकारक का जो आपका द्रव्यमान होगा वह बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान की। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो कि हर जगह इसमें क्या होगा? अप्लाई होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपने यहां पर 2 रखा और किस प्रकार से यहां पर 2 हो गया, इसके साथ 2 क्यों नहीं हुआ। आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है ना, वह है समीकरण को संतुलित करना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक आपके पास समीकरण दिया हुआ है जिसमें आपका Fe के साथ आपको H2O को मिला रहा है। तो आपका बन क्या रहा है यहां पे? उत्पाद। ये आपका अभिकारक है। 2 पदार्थों को मिलाने से क्या आपका जो 2 पदार्थों को मिलाते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो आपका उत्पाद बनता है वह बन रहा है आपका Fe3O बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रहा है। Fe3O4 और प्लस का क्या बन रहा है? H2 गैस बन रही है। और यह समीकरण देखिए असंतुलित है। कैसे? क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? कि जिस समीकरण में उत्पाद और अभिकारक में तत्वों की संख्या या एटम की संख्या आपस में बराबर नहीं है। यानी अभिकारक में कुछ अलग एलिमेंट है, तत्व हैं, और उत्पाद में कुछ और एलिमेंट तत्व हैं। जैसे यहां पे Fe जो है, 1 मात्रा है Fe की, और यहां पे Fe की मात्रा कितनी है? 3 है। तो यहां पर देख रहे हैं आपकी अभिकारक में Fe और उत्पाद में Fe की संख्या संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। तो जहां पर एटम की संख्या बराबर नहीं है उसे हम असंतुलित समीकरण, और जिस समीकरण में एटम की संख्या बराबर है उस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। तो यह एक असंतुलित समीकरण है जिसे आपको संतुलित करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले जो आपका ये Fe है, Fe एक प्रकार का क्या है? तत्व है। अगर यहां पर हम Fe को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। एक एक तत्व को ऐसे ही संतुलित करेंगे। Fe को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है, तो Fe को जब संतुलित करेंगे ना, तो यहां पर जो Fe है उसकी मात्रा कितनी है? 3 है। तो इस तरफ भी हमको Fe के साथ कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 3Fe हो जाता है। 3Fe प्लस आपका ये क्या है? H2O है। तो ये आपका बन रहा है Fe3O4 प्लस H2O। ये आपका क्या हो रहा है? बन जा रहा है। तो देखिए, एक सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे। समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला जो चरण है ना, सबसे पहले चरण में जो आपकी धातु या फिर जो अधातु दी रहेगी, जो आपका धातु या अधातु दी रहेगी, उस धातु या अधातु को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। जैसे कि Fe एक धातु था, तो सबसे पहले हमने धातु को संतुलित किया। उसके बाद जो आपका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में हम किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। तो यहां पर हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इसमें करेंगे संतुलित, दूसरे चरण में। तो ऑक्सीजन को जब हम संतुलित करेंगे तो यहां पर आप देखिए कि समीकरण में ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इस ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। तो अब इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यह समीकरण तो हमारा बन ही गया है, 3Fe और प्लस का। इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहां हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4H2O बन गया। ये
4 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हो गया, तो ये अब आपका समीकरण अब कुछ इस फॉर्मेट में बन गया, Fe3O4 प्लस H2O। अब जो अंतिम चरण इसमें होगा ना, अंतिम चरण जो इसमें होगा किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे संतुलित। तो जब इसके हाइड्रोजन को संतुलित किया जाएगा, तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 4 यहां है और 2 एक के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन टोटल बन जाता है। जबकि यहां पर कितने हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा कि ये 4 हाइड्रोजन बनेगा, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, एक सेकेंड ना, सॉरी ये O कहां से आ गया, तभी तो मैं कह रहा हूं कैसे समीकरण गलत आ रहा है, ये O नहीं होगा ना, H2 गैस केवल है। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या को जब हम संतुलित करेंगे तो ये आपका कितना है, 4 दूना 8, जबकि यहां 2 है, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो ये आपका फाइनल समीकरण बन जाएगा 3Fe और प्लस का 4H2O ये बन गया, और साथ में इधर आपका कितना है, Fe3O4 और प्लस का ये बन जाएगा 4H2, ये क्या बन जाएगा आपका 4H2 बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा। अब ये जो आपका समीकरण फाइनली बन के निकला है ना, अब इस समीकरण में मिलाओ, जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट इधर होना चाहिए, जितने एलिमेंट अभिकारक में है उतने ही एलिमेंट आपके उत्पाद में होना चाहिए। तो Fe यहां पर 3 है, Fe यहां भी 3 है, H की संख्या 8 है, H की संख्या यहां भी 8 है, O की संख्या 4 है, तो O की संख्या यहां भी 4 है। यानी जितना द्रव्यमान आपका अभिकारक में है सेम उतना ही द्रव्यमान आपका किस में है, उत्पाद में भी है। तो इस प्रकार से आप दिए गए समीकरण को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। दिए गए समीकरण को इस तरह से क्या कर सकते हो, आप संतुलित कर सकते हो। आइए एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। अभी जो आपका कोई किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने का, तो आइए देखिए एक बताते हैं, एक और भी छोटा सा आपको और यहां पे समझाते हैं। जैसे आपके एक बुक में दिया हुआ है पानी का बनना, क्या किसका बनना, पानी का बनना। तो एक असंतुलित समीकरण यहां पे मैं लिखता हूं, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो बनता है आपका H2O। इस प्रकार से एक समीकरण दिया रहेगा जो कि असंतुलित समीकरण है, क्योंकि यहां H 2 है, H यहां भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां 2 है, तो यहां ऑक्सीजन एक ही है। तो यहां पर इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। सबसे पहले हमने बताया कि धातु और अधातु को क्या करना है, संतुलित करना है। और आप इसमें देख रहे हो कि धातु अधातु कुछ ऐसा और ऐसी चीजें और बाकी की नहीं दिख रही हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर दिया हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन 2 मात्रा में है, यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इसका 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2 दूना 4 है, यहां पे कितना है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4। अब यहां पे देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहां पे देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये मिलकर के क्या बन गया, आपका संतुलित समीकरण बन गया। तो इस प्रकार से आप समीकरण को क्या करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे समीकरण को संतुलित। इस तरह से समीकरण को आप क्या करेंगे, समीकरण को कर लेंगे संतुलित। अब यहां से इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। आइए देखते हैं एक आध समीकरण और आपका इसमें अगर दिया हो संतुलित करने का तो उसको भी समझाते हैं। जैसे अगर आपका कोई और समीकरण एक लेते हैं, Mg प्लस O2 मिलकर के बनाता है Mg प्लस O2 मिलकर के बनाता है आपका MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। जैसे रिबन का जलना आपने देखा ना कि जब मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो सफेद रंग का चूर्ण बना लेता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब यहां पे ये समीकरण कुछ असंतुलित है, तो सबसे पहले इसमें धातु को संतुलित करना है, जो कि धातु ऑलरेडी संतुलित है। Mg धातु है, धातु Mg का मात्रा 1 है, यहां भी Mg का मात्रा 1 है, धातु संतुलित है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा लोचा है, ऑक्सीजन के साथ लोचा है, ऑक्सीजन संतुलित
आपकी नहीं है। तो आइए ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करते हैं। जैसे ही यहां ऑक्सीजन 2 है, अगर यहां पे हम 2 लगा देते हैं तो यहां पे O की मात्रा तो संतुलित हो जाती है, लेकिन Mg आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो Mg की मात्रा भी कितनी हो जाती है 2। तो उसके लिए यहां भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ये जो आपका समीकरण आया, ये आपका समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। अगर एक अभिक्रिया और है आपका, जैसे N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 मिलकर के बनाता है आपका, N2 प्लस H2 मिलकर के बनाता है आपका NH3 बनाता है। क्या बनाता है? NH3 बनाता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर यहां पे बात करते हैं N2 की, तो N की कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। N की कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। तो यहां पर इसके N को 2 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। लेकिन अब जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हो गया, H3 पहले से था, 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया। अब इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हाइड्रोजन कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो इस तरह से अब ये आपका अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। अब यहां से हमको अभिक्रिया को संतुलित करने का कुल मिलाकर के आपको यह देखना है कि जितने मॉलिक्यूल में आपके तत्व उत्पाद में उपस्थित हों, उतने ही मॉलिक्यूल में आपके अभिकारक में भी उपस्थित होना चाहिए, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आप दिए गए समीकरण को क्या कर सकते हो? दिए गए समीकरण को आप क्या कर सकते हो? संतुलित कर सकते हो। बाकी और भी आपके इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है? बनाता है। लिखा हुआ है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है ना, इसके लिए आपको एक रासायनिक समीकरण क्या करना है? लिखना है। आइए सबसे पहले इसके प्रश्नों को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आपको क्या करता हूं, बताता हूं। ध्यान से समझिएगा चीजों को। जैसे आपका ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न आपका कहता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को हम H2 गैस से दर्शाते हैं, क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको मिलकर के बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जब आपका मिलता है तो बनाता है HCl। अब यहां पे इसको अगर संतुलित करना है तो H की मात्रा कितनी है? 2 है। तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो 2 जब ले लेंगे तो Cl भी कितना हो जाएगा? 2। तो इसके लिए 2 Cl हम ले लेते हैं। यह समीकरण क्या है? आपका संतुलित है। अगर इसके ब वाले की बात करें तो बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। और दूसरा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4। और ये जब मिलता है तो आपका क्या बनाता है? ये बनाता है आपका सोडियम सल्फेट, यानी सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 और प्लस का क्या बना रहा है? प्लस का बना रहा है पानी, यानी H2O। तो ये आपका एक क्या है? लगभग संतुलित समीकरण है। जैसे अगर यहां पे इसको 2 मॉलिक्यूल में ले लिया जाए ना, तो Na की मात्रा कितनी है? 2 है। तो Na2 हो गया। अब SO4 की मात्रा यहां से इसको भी हमें किस में लेना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल में। नहीं, SO4 की मात्रा 1 ही है ना, तो SO4 तो आपका है ही, यहां पे SO4 की मात्रा 1 है। और दूसरी बात कि देखिए यहां पे 2H यहां है, 2H यहां है और 2O यहां है। तो H2 यहां और 2H यहां, 4H हो गए। और इसमें कितने H हैं? 2H हैं। O कितनी संख्या में है? 2। O की मात्रा कितनी है? 2 मॉलिक्यूल में है। तो O 2 मॉलिक्यूल में है। तो यहां अगर 2 लगा दिए तो H की मात्रा 2 हो गई, O की मात्रा 2 हो गई। अब ये दोनों रहे आपके संतुलित समीकरण। तो जो आपका यहां पे प्रश्न दिया था, प्रश्न में जो आपका अ और प्रश्न में जो आपका ब था, उसको आप इस प्रकार से इसके संतुलित रासायनिक समीकरण इसका क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न जो है ये आपका प्रश्न पहले का पार्ट है। दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न कहता है आपका CH4 प्लस आपका दिया हुआ है क्या? प्लस आपका दिया है O2 और ये मिल करके बनाता है कितना? ये मिल करके बनाता है HO2 और प्लस का क्या बनाता है? CO2 बनाता है। इसको क्या करना है? आपको संतुलित करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले
यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा तो देखेंगे हम, सी की मात्रा देखें तो सी एक ही है, यहां भी सी एक है और 2 ऑक्सीजन इसके साथ उपयोग में आ गया, तो ये CO2 तो आपका संतुलित है। सी खत्म हो गया, ये O खत्म हो गया ना। लेकिन यहां पर H की मात्रा कितनी है, 4 है, जबकि पानी की मात्रा कितनी है, 2 है। तो इस पानी की मात्रा को हम क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की मात्रा क्या संतुलित है, क्या C की मात्रा संतुलित हो गई, H की मात्रा संतुलित हो गई, H 4 है तो 4H हो गया, लेकिन बच गया O देखिए यहां पर O केवल कितना है, 2 है, और जबकि यहां पे कितना है, 2 O यहां है और 2 O यहां है, 4 है। तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए C की मात्रा 1 है, C की मात्रा 1, H की मात्रा 4 है, H की मात्रा 4 हो गई, O की मात्रा 4 है तो 2 O यहां, 2 O यहां, 4 यहां हो गई। अब ये आपका हो गया संतुलित समीकरण अ। अब इसके बाद अगर ब को देखा जाए, अगर किसको देखा जाए, ब को देखा जाए, तो ब आपका कितना है, Fe प्लस का कितना है, O2 है, Fe प्लस का कितना है, O2 है, और ये मिलकर के बना रहा है Fe3O4 बना रहा है। इसको संतुलित करना है। सबसे पहले अधातु को देखें तो अधातु की मात्रा, धातु या अधातु में धातु की मात्रा कितनी है, 3 है, तो यहां पर हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। और O की मात्रा 4 है और यहां 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो जाएगा। तो 3Fe और 4O, तो 3Fe और 4O संतुलित समीकरण हो गया। अब स वाला अगर देखें तो स अगर देखा जाए तो स दिया हुआ है आपका KClO3 टूटता है तो ये बनाता है आपका KCl प्लस का क्या बनाता है, O2 बनाता है। अब यहां पर देखिए कितने मॉलिक्यूल में होगा, KCl है, O3 है, मात्र O को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, जो कि यहां पे 2 है, यहां पे कितना है, 3 है। तो यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ठो O है, 6 ठो O यहां हो गया। लेकिन यहां पे KCl की मात्रा भी 2 है, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ये आपका पूरी तरह से ये तीनों रासायनिक समीकरण आपके क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो इस प्रकार से दिए गए रासायनिक समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो अगले क्रम में जो आपका टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला प्रकार अगर यहां पे मैं बात करता हूं तो वे आपका सबसे पहला प्रकार आपका है कौन सी अभिक्रिया, तो सबसे पहला आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन आपकी क्या है, अभिक्रिया है। अगर हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके कोई एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे अगर आपका सपोज कीजिए कि जो आपका H2 है और जो आपका O2 है, H2 और O2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं 2 मॉलिक्यूल में H2, तो ये 2 मॉलिक्यूल में बनाता है H2O। तो यहां पर आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ थे जो कि आपस में मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बनाया। कि कैसा उत्पाद बनाया, सिंगल उत्पाद बनाया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब आपका कोक आपका क्या करता है, जलता है, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब आपका कोक यानी कि कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो आपका क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहां भी कुछ इस प्रकार का उदाहरण है कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ हैं, आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एक आपका है कैल्शियम का ऑक्साइड। जब आपका कैल्शियम का ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका क्या बनाता है, आपका बनाता है चूना पत्थर, यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। CaOH का क्या बनाता है, CaOH का क्या बनाता है, होल ट्वाइस बनाता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपने देखा कि 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका वियोजन अभिक्रिया। इसके जस्ट विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है समझिएगा ध्यान से। वियोजन अभिक्रिया, अगर हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, तो जो आपका पानी है ना, ये दो मॉलिक्यूल में जो आपका पानी बना था, इस पानी में अगर हम क्या कराएं, विद्युत अपघटन कराएं, इस पानी में अगर हम विद्युत अपघटन कराएं तो इसमें से जो आपका हाइड्रोजन गैस है और जो आपका ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। अगर ये दो मॉलिक्यूल में हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर के इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करने पर होता क्या है ना, जैसे आपका जो है Na2CO3 अलग हो गया, Na2CO3 अलग हो गया, और इसमें से जो आपका जल की मात्रा है H2O वो अलग हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो अलग हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि एक ही पदार्थ, जब आपका अभिकारक के रूप में कोई एक ही पदार्थ हो और उत्पाद के रूप में एक से अधिक पदार्थ देखने को मिले, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आपने देखा कि एक ही पदार्थ था आपका, और ये एक ही पदार्थ जो था ये आपस में टूटकर क्या हो जाता है, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए एक पदार्थ था, एक पदार्थ से टूटकर एक, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया, उत्पाद बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे आपका ये जो आपका बना था, एक और है आपके बुक में दिया हुआ है Ca, एक और आपके बुक में दिया है CaCO3। इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, CaCO3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका CaO बनाता है प्लस CO2 गैस क्या होता है, इससे बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो कि जब एक ही पदार्थ आपस में क्या करता है, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आइए समझते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर समझते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रियाओं के प्रकार में हम समझेंगे तीसरे नंबर में कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को। किसको समझेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया को। आइए समझते हैं कि आखिर ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे अगर मैं एक चीज ले लूं जो आपका है जिंक, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलेन में क्या करते हैं, डालते हैं, यानी CuSO4 के विलेन में हम क्या करते हैं, इसको अगर हम डाल दें तो यह क्या बनाएगा, यह Zn जो है ना Cu से क्या है, तगड़ा है। Zn Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी अभिक्रिया करने की क्षमता Zn की ज्यादा है Cu से। अब कहोगे कि सर हमको कैसे पता होगा कि Zn की क्रियाशीलता या Zn की पावर जो है अधिक है कॉपर से। तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है जो कि आपको कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल आपको विस्थापन अभिक्रिया पर फोकस करना है कि जब ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो उस अभिक्रिया से बने उत्पाद को या उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए, जो आपका जिंक है कॉपर से मजबूत है, तो कॉपर को लात मार करके किनारे कर देगा। यह Zn जो है SO4 के साथ संयोग कर लेगा, और जो आपका कॉपर है वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
कॉपर है वह क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लोहा की, तो लोहा जो है, लोहे को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर मिलाते हैं तो लोहा की भी अभिक्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो लोहा है वह कॉपर को यहां से लात मार करके निकाल देगा, तो FeSO4 बन जाएगा और आपका जो कॉपर है वह क्या हो जाएगा, कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। तो यहां पर ऐसी अभिक्रिया जब हम अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान लेकर के नया उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और नया उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर जो है आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझिएगा कि जब दो यौगिक आपस में मिलकर आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका है Na2SO4। Na2SO4 की अभिक्रिया जब आपका BaCl2 से होती है, किससे होती है, BaCl2 से आपकी होती है, तो यह क्या बनाता है, देखिए जो Ba है ना, Na2 को किनारे कर देगा, क्योंकि जो आपका बेरिलियम है वह जो आपका सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये बेरिलियम N2 को क्या कर देगा, Na2 को विस्थापित कर देगा, तो ये बना लेगा आपका BaSO4 बना लेगा। और प्लस का ये दो मॉलिक्यूल में Na2 है, तो दो मॉलिक्यूल में ये सोडियम यहां पे हो जाता है, और दो ही मॉलिक्यूल में आपका Cl2 है, तो दो यहां लिखे ही हम, ये बना लेता है NaCl। तो यहां पर देखिए ये इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये सिंपल सा ज्यादा क्रियाशील तत्व है Cu से, तो ये Cu के जगह को ले रहा है और Cu को बाहर कर दे रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे एक्सचेंजिंग हो रहा है। दो यौगिक आपस में क्रिया किए, इसके जो आयन थे, आयनों का आपस में अदला बदली हो गया, इसका आयन Ba के साथ चला गया और इसका आयन Na2 के साथ चला गया। तो इस प्रकार से आयनों का यहां पे क्या हो रहा है, आयनों का हो रहा है आदान प्रदान। अगर एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, जो कि आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस और प्लस का आपका है 2KCl है, 2KCl है, ठीक। अगर इसकी अभिक्रिया आपस में होती है, तो ये आपका Pb जो है, Pb को विस्थापित कर देगा और ये बना देगा K2NO3 का होल ट्वाइस, और साथ में ये जो आपका Pb है ना, ये आपका बना लेगा PbCl2। Pb क्या बना लेगा, Cl2 दो मॉलिक्यूल में है, K दो मॉलिक्यूल में यहां हो गया, Cl2 दो मॉलिक्यूल में यहां हो गया, Pb सिंगल है ही। तो ये अभिक्रिया यहां भी क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। और अगर आपके बुक का एग्जाम्पल कुछ और देखा जाए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो यहां पर आपका एक समीकरण दिया हुआ है, क्या बेरिलियम वाला तो समझाई दिया, ये आपका समझाई दिया। एक आपका है NaOH की अभिक्रिया किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो ये NaH को विस्थापित करके ये बना देता है NaCl, और प्लस का ये H जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है, OH के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये बना लेता है आपका H2O बना लेता है। तो इस प्रकार से यहां पे आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अब आगे कहता है, एक प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार आपको क्या करना है, बताना है। यहां पर देखिए पहला अभिक्रिया जो आपका बता रहा है, प्रश्न पहला, इसमें पहले का जो आपका अ है,
अ है। अ क्या कह रहा है आपका? जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, जिंक कार्बोनेट जब ये आपका टूटता है तो आपका क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड यानी ZnO बनाता है, और साथ में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यानी CO2 बनाता है। तो ये लगभग संतुलित समीकरण हो गया। देखिए O की मात्रा 3 है, यहां भी 2 और 1 3 हो गया। C की मात्रा 1 है, C की मात्रा 1 है, Zn की मात्रा 1 है। संतुलित समीकरण बन गया। किस प्रकार का समीकरण है? तो यहां पर आपने देखा कि एक उत्पाद जब आपस में टूट रहा है तो एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। एक पदार्थ आपस में टूटकर एक से अधिक पदार्थ बना रहा है तो कौन सी अभिक्रिया यहां पर है? वियोजन अभिक्रिया है। अगले क्रम में अगर मैं यहां पे दूसरे प्रश्न की यानी कि ब वाले की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें, एक बार फ्रेम चेक कर लूं। हां ठीक है। दूसरे की बात करें ब की, तो ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को मिलाया जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो आपका बन रहा है क्या? सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बन रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो ये आपका होता है H2SO4। तो ये बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट प्लस पानी, प्लस का क्या बन रहा है आपका H2O, प्लस का क्या बन रहा है H2O। तो यहां पर देखिए जो आपका SO4 है, SO4 हो गया, Na2 ये आपका 2 मालिक्यूल में होगा Na2, तो 2 मालिक्यूल में Na हो गया। H की मात्रा यहां पे कितनी है? 2 है। H की मात्रा 2 यहां है, तो 2 मालिक्यूल में 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। O की मात्रा यहां पे 2 है, तो 2 वहां पे एडजस्ट हो गया। तो यहां पे भी देखिए आपका आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। SO4 के साथ कौन आ गया? इसका Na आ गया, और इसके O के साथ की कौन आ गया? ये आपका H आ गया। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहां पर द्विविस्थापन आपकी अभिक्रिया है। अगर बात करें इसके 100 वाले प्रश्न की यानी कि 100 वाले पार्ट की, तो ये आपका क्या कह रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और आपका बेरिलियम आयोडाइड यानी कि BeI, ये आपका दिया हुआ है बेरिलियम आयोडाइड। ये मिलाकर के बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड यानी कि आपका Ki बना रहा है, और प्लस का आपका क्या बना रहा है? बेरिलियम ब्रोमाइड यानी BeBr, ये बना रहा है आपका। इसमें ये आपका समीकरण तो संतुलित ही है। यहां पर देखिए आपका जो Br ब्रोमाइड है यह बेरिलियम के साथ आ गया, एक्सचेंज हुआ, और जो आपका पोटेशियम के इसके साथ आयोडाइड था वह पोटेशियम के साथ आ गया, यहां भी एक्सचेंज हो गया। तो यह भी द्विविस्थापन क्या है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। आइए अब अगले क्रम में हम समझते हैं किसको। अगले क्रम में आपका एक यहां पर दिया हुआ है क्रियाकलाप, जिसमें बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक प्रश्न के रूप में है दूसरा, कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? तो यहां पर देखिए क्या है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जो लोहा है ना कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। किससे? कॉपर से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर से क्या होता है? अधिक क्रियाशील है, और जिसके कारण कॉपर को यह उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। लोहा ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला विलयन फेरिक सल्फेट में बदल जाता है, जो कि फेरिक सल्फेट जो है हल्का रंग का आपका विलयन होता है। तो फेरिक सल्फेट जिसका रंग क्या होता है? हल्का होता है, जिसके कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। देखिए अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। जब उसमें लोहे की कील को हमने डाला तो कॉपर को लात मार करके किनारे कर दिया, वह सल्फेट के साथ कौन आ गया? लोहा। और लोहे का जो सल्फेट है हल्के रंग का पदार्थ है, तो इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है? आपका हल्का हो जाता है। तो आप परीक्षा में लिख दोगे कि जो कॉपर है
जो लोहा है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहे का सल्फेट बना देता है, जिसका रंग हल्का रंग का होता है और विलयन का रंग बदल जाता है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, आइए समझते हैं। अब जो आपका अगला और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ऑक्सीकरण और दूसरा आपका है अपचयन। पहला आपका है ऑक्सीकरण और दूसरा आपका होता है क्या, अपचयन। अपचयन, ऑक्सीकरण को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो पहला आपका है ऑक्सीकरण और दूसरा आपका है अपचयन। ऑक्सीकरण का सीधा सा मतलब आप समझिए कि ऑक्सीजन यानी O2 का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। जब ऑक्सीजन आपका जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। दूसरी भाषा में भी इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, H का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा हो तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन। फिर से एक बार कि ऑक्सीजन या तो जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसके विपरीत जब ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम Cu के साथ अगर O2 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका CuO बनाता है। तो ये हमें 2 मालिक्यूल में लेना पड़ेगा क्योंकि यहां O की मात्रा बैलेंस करने के लिए 2 रखना पड़ेगा। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो काले रंग का पदार्थ एक CuO जो कि कॉपर का ऑक्साइड हो रहा है। यहां पर देखिए Cu के साथ कॉपर क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना। Cu में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। एक अभिक्रिया और देखिए, जब हम CuO की अभिक्रिया, इस CuO की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, H2 के साथ कराते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें Cu अलग हो जाता है और आपका H2O बनता है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी था और ऑक्सीजन में से O को क्या हो गया, इसमें से O निकल गया, इसमें से O क्या हो गया, निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहां से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरे क्रम में देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है तो ये क्या है, आपका अपचयन है। हाइड्रोजन इसमें जुड़ा तो अपचयन, या ऑक्सीजन निकला तो भी अपचयन। यानी ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। जबकि यहां पर देखा जाए ना, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहां पे O जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहां पे जुड़ रहा है O। तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ O जुड़ा तो यहां पे इसकी क्या, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन Cu में से कॉपर, Cu में से आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ये आपका अपचयन कहलाता है, अपचयन।
अपचयन कहलाता है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। CuO यानी कॉपर के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो बस सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन का जुड़ना दिस इज कॉल्ड ऑक्सीकरण यानी कि आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना दिस इज कॉल्ड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना अपचय कहलाता है। तो इस बात को बस आपको क्या करना है? याद रखना है। O2 का जुड़ना, O2 पे कौन से चार्ज होते हैं? O पे कौन से चार्ज होते हैं? 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो माइनस का इलेक्ट्रॉन का जुड़ना एक तरह से और हम कह सकते हैं, O के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है 2 मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? अपचयन। तो 3 तरीके से बोल सकते हो, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ऐसी अभिक्रिया, इसको स्टार कर लेना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया या अभिकरण और अपचयन अभिक्रिया, अभिकरण और अपचयन अभिक्रिया, या इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया आपके बुक में और दी हुई है, जैसे देखते हैं यहां पे दिया हुआ है ZNO की अभिक्रिया, ZNO की अभिक्रिया, ZNO की अभिक्रिया जब किससे हम कराते हैं? ZNO की अभिक्रिया जब कॉपर से कराते हैं तो यह आपका क्या बना लेता है? ये आपका बना लेता है Zn, अलग हो जाता है, और प्लस का क्या बना लेता है? आपका कॉपर बना लेता है। तो यहां पर देखिए ZNO से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकला, ZNO से ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये आपका ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इधर आपका ऑक्सीकरण हुआ, इधर आपका अपचयन हुआ। अगर इसके तीसरे क्रम की बात करें तो तीसरा आपका है MnO2 है, और प्लस इसके साथ आपका है 4HCl। ये आपका जब बनाता है तो इसका उत्पाद बनता है MnCl2, और प्लस का बनाता है H2O प्लस का बनाता है Cl2, प्लस का क्या बनाता है? Cl2। यहां पर देखिए MnO2 में से ऑक्सीजन क्या हुआ? निकला, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। और यहां पर देखिए, यहां से इसमें ऑक्सीजन आपका क्या हुआ? जुड़ा, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या? ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं होती हों, उसे हम क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह स्लाइड एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम आपके चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर, नेक्स्ट आपके टॉपिक की ओर। अपने दैनिक जीवन में आपने घरों में देखा होगा कि जब चूने के अंदर घर की जब पुताई लिपाई शुरू होती है, पुताई में चूने का इस्तेमाल हम करते हैं, और उस चूने जो हम मार्केट से चूना लेकर के आते हैं बोरी में, उस चूने में जब हम पानी को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा पानी बुलबुला उसमें निकलता है और पानी गर्म हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम चूना मार्केट से लाते हैं घर की पुताई उताई के लिए, और उसमें जब पानी मिलाते हैं ना, तो वह पानी को गर्म कर देता है और उसमें से बुलबुला क्या करता है? निकलता है। तो यहां पर होता क्या है इसके अंदर कि जब हम चूने के अंदर जब हम क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो यहां पर आपका क्या बनता है? यहां पे बनता है CaOH का होल ट्वाइस बनता है। CaOH का क्या बनता है? होल ट्वाइस बनता है, और साथ में इसमें से ऊष्मा की मात्रा क्या करती है? निकलती है, जिससे पानी क्या हो जाता है? आपका गर्म हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने से ऊष्मा आपकी क्या करती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या करती है? ऊष्मा आपकी निकलती है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन अगर एक अभिक्रिया मैं और बात करूं, जैसे आपका है CaCO3, इसको अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, CaCO3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका बनाता है CaO और प्लस का CO2 बनाता है। एक और अभिक्रिया आपको याद हो तो हमने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया में कि 2NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो यहां पर आपका बनता है क्या, यहां पे बनता है Na2CO3 बनता है, प्लस का 2 मालिक्यूल में आपका H2O बनता है, प्लस CO आपका क्या बनता है, 2 बनता है। तो ये अभिक्रियाएं देखिए क्या हुआ इन दोनों अभिक्रियाओं में, इसमें और इन दोनों में अंतर क्या है। इस अभिक्रिया में जैसे ही हमने चूने में पानी को मिलाया, अभिक्रिया होना शुरू हुआ और CaOH का होल ट्वाइस बना और साथ में ऊष्मा क्या हो गई, निकली। ऊष्मा क्या हो गई, निकली। इसमें अलग से हमने कोई ऊष्मा नहीं दिया, ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई, ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान निकली। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया को होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, जैसे CaCO3 को तोड़ने के लिए हमने बाहर से गर्म किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने के लिए इसको भी हमने बाहर से क्या किया, गर्म किया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा को सोखता है, इसको हमने ऊष्मा दिया, ऊष्मा को सोखा और ऊष्मा को सोख करके टूट गया। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को सोखा जाता है, ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, उस अभिक्रिया में हम उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के दौरान हमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब एक और आपकी अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिस प्रकार से आपने ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को शोषण करने वाली, ऊष्मा लेकर के होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसी प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जो आपका AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, इसका अगर 2 मालिक्यूल में लेकर के अगर यहां पर हम इसको सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश, इसको अगर हम सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया कराते हैं, इसको रखते हैं AgCl को, यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड को, तो इसमें से जो आपका Ag है, चांदी है, वह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और आपका Cl2 जो है गैस के फॉर्मेट में क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया या सूर्य के प्रकाश के कारण जब कोई अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके इस चैप्टर का जो लास्ट आपका टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। आइए बारी बारी से हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। आइए समझते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक समीकरण में बनाना। अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो है आपका ना, यह केवल आपको यह बताता है कि ये जो अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हैं, किन किन पदार्थों की भागीदारी से यह अभिक्रिया बनी हुई है, यह आपका बताता है रासायनिक समीकरण। लेकिन जो आपका अधिक सूचनात्मक समीकरण है ना, वह आपको बताता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसकी भौतिक अवस्था, यानी कि ठोस में है, द्रव में है, गैस में है कि विलयन के रूप में है, यह भी बता सकता है। वह अभिक्रिया ऊष्मा लेकर के बनी है या ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह भी बताता है। उस अभिक्रिया से गैस निकल रही है कि नहीं, यह भी बताता है। उस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है कि नहीं, इसका भी बताता है। उस अभिक्रिया में और कौन कौन से तत्व शामिल हैं और कौन कौन से विभिन्न कारण शामिल हैं और कौन कौन से उसमें विभिन्न परिस्थितियां हैं जिसके कारण वे अभिक्रियाएं हुई हैं, यह बताता है आपका अधिक सूचनात्मक
समीकरण। अब भौतिक अवस्था का कोई समीकरण कैसे हम डिनोट करेंगे? देखिए, भौतिक अवस्था को हम तीन चीज से डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपका हो गया ठोस, जैसे कि आपका हो गया द्रव, और जैसे कि आपका हो गया गैस, और चौथी चीज आपका होता है विलयन। चौथी चीज क्या होता है? विलयन। अगर कोई पदार्थ ठोस के रूप में है तो इसे हम एस से डिनोट करते हैं और ऐसे कामा लगाते हैं। अगर कोई द्रव में है तो उसको एल से डिनोट करते हैं, ऐसे कामा लगाते हैं। कोई गैस फॉर्मेट में है तो उसको जी से डिनोट करते हैं, और विलयन में है तो एक्वस फॉर्मेट में यानी ए क्यू लिखते हैं। जैसे अगर मैं एक अभिक्रिया की बात करूं तो एक अभिक्रिया लेता हूं, जैसे जिंक। जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में होती है तो इसके आगे हम एस इस प्रकार से लगाते हैं। और जिंक की अभिक्रिया किससे कराते हैं? जिंक की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से कराते हैं तो H2SO4 विलयन के फॉर्मेट में है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? एक्यू, यानी कि एक्वस। अब ये जो आपकी अभिक्रिया होती है ना, यह Zn जो है H2 को क्या करता है? ZnH2 को विस्थापित कर देता है और ये बनाता है ZnSO4, और इसमें से H2 गैस आपकी क्या करती है? बाहर निकलती है। H2 गैस आपकी क्या होती है? बाहर निकलती है। तो चूंकि ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन का अधिक सूचनात्मक बनाना है, तो जो ZnSO4 है ये आपका एक्वस फॉर्मेट में होता है, और प्लस जो आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 जो है ये गैस फॉर्मेट में होती है, तो इसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो जब हम समीकरण को ठोस, द्रव, गैस या विलयन के रूप में इस प्रकार से कोष्टक में लिख लिख करके क्या करते हैं? दर्शाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना। तो ये समीकरण जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। एक समीकरण और देखिए, जैसे CuO है। CuO आपका किस फॉर्मेट में होता है? ये आपका सॉलिड रूप में होता है, यानी कि ठोस के फॉर्मेट में होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं, यानी H2O के साथ, H2O क्या होता है? लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लिए इस प्रकार से L लिखते हैं। जब इसकी अभिक्रिया इससे होती है ना, यानी कि चूने के पत्थर को जब इससे अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका CaOH का क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, और ये विलयन आपका एक्वस फॉर्मेट में यानी विलयन फॉर्मेट में क्या होता है? बन जाता है। तो ये भौतिक अवस्था में अभिव्यक्त इस समीकरण को हमने किया, इसकी भौतिक अवस्था में। अगर हम इसके दूसरे क्रम की बात करें तो ऊष्मा परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त करना। किसी समीकरण को हम ऊष्मा परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। ऊष्मा परिवर्तन के रूप में इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे? जैसे आपका एक समीकरण है CaO, जो कि किस फॉर्मेट में है? आपके सॉलिड फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? सॉलिड फॉर्मेट में है। जब इसको हम किससे अभिक्रिया कराते हैं? H2O से कराते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्मेट में है। तो ये आपका बनाता है यही क्या? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, और साथ में इसमें से ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। हमने एग्जांपल बताया ना, ऊष्मा निकलती है। तो अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही है, तो प्लस का हम इसमें क्या दिखाते हैं? प्लस का क्यू दिखाते हैं। अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है, जैसे आपका एक हमने एग्जांपल लिया था CaCO3 को हमने क्या किया था? यहां पे गर्म का निशान ऐसे होता है ना, तो इसको जब हमने गर्म किया तो ये आपका बनाया क्या? ये आपका बनाया CaO प्लस का CO2 बनाया। CaO प्लस का क्या बनाया? CO2 बनाया। लेकिन इसमें ऊष्मा हमने दी, तो इसलिए इसमें माइनस का Q लगाएंगे। तो ये आपका ऊष्मा परिवर्तन के रूप में, यानी कि ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है, इसको हम प्लस का Q, ऊष्मा छेपी है तो प्लस का Q, ऊष्मा शोषी है तो माइनस के Q से इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो ये आपको ये दिखाता है। या तो हम इसमें क्या करते हैं? हीट को उधर लिखते हैं, हीट को हम इधर लिखते हैं। इस समीकरण को दो प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, एक तो ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया, दूसरा इस Q के जगह पर हम यहां पे लिख सकते हैं हीट।
यहां पे क्या लिख सकते हैं, हीट। और दूसरा, अगर इस Q को हम न लिखना चाहें तो यहां पर हम माइनस के रूप में लिख देते हैं हीट। माइनस के रूप में हम क्या लिख देते हैं, हीट लिख देते हैं। तो यह भी इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यहां पे प्लस का Q, यहां पे माइनस Q के भी फॉर्मेट में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ उष्मा परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त करना। अगर इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट जो है ना, तो ये आपका है गैस निकलने के रूप में, गैस निकलने के रूप में अभिव्यक्त करना, गैस निकलने के रूप में अभिव्यक्त करना। किसी समीकरण में, किसी अभिक्रिया में गैस कैसे निकलता है, जैसे अगर हम Zn की अभिक्रिया जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है, Zn की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, Zn की अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ। तो ये आपका H2SO4 जो है ना, ये विलेन के फॉर्मेट में होता है, एक्वस के फॉर्मेट में होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया विलेन, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब होती है ना, तो ये H2 को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो ZnSO4 बना देता है जो कि आपका एक्वस के रूप में होता है। दूसरा आपका H2 गैस ये क्या करता है, मुक्त करता है, तो प्लस का H2 गैस ये गैस के फॉर्मेट में है, तो गैस के लिए हम ऊपर की ओर क्या करते हैं, एक एरो बनाते हुए लगा देते हैं। गैस के लिए हम एक ऊपर की ओर एरो बनाते हुए इसी प्रकार से क्या करते हैं, लगा देते हैं। अगर इसके क्रम में हम इसका एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे CaCO3 जो हो गया, CaCO3 को जब हम, ये आपका सॉलिड फॉर्मेट में होता है CaCO3, जब हम CaCO3 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो ये आपका बनाता है CaO, और प्लस का क्या बनाता है, CaO, जो कि आपका किस फॉर्मेट में होता है, CaO जो है सॉलिड फॉर्मेट में होता है, तो ये सॉलिड फॉर्मेट में, प्लस CO2 बनता है जो कि गैस फॉर्मेट में होता है। तो गैस को हमेशा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। तो गैस निकलने के रूप में अभिक्रिया को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। गैस निकलने के फॉर्मेट को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ऊष्मा में परिवर्तन को हम इस प्रकार से, या फिर हम इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आपके भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए हम जो पदार्थ जिस रूप में है, भौतिक अवस्था के जिस रूप में है, उस रूप को हम इसके साइड में ब्रैकेट लगा करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। 2 इसका और बच गया है, आइए उसको भी जल्दी से बताते हैं, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। देखिए अगला जो है आपका चौथा, वह है आपका अवक्षेप का बनना। एक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे जो आपका है BaCl2, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, उसमें हमने बताया था BaCl2 जो कि आपका एक्वस फॉर्मेट में होता है। इसकी अभिक्रिया BaCl2 की अभिक्रिया जब हम क्या किससे कराते हैं, Na2SO4 से, यानी कि सोडियम सल्फेट से, ये भी आपका एक्वस फॉर्मेट में होता है। इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं ना, तो ये आपका NaCl बनाता है, 2 मॉलिक्यूल में बनाता है NaCl, जो कि अवक्षेप के रूप में होता है। और अवक्षेप हमेशा तली में बैठ जाता है, और तली में बैठ जाता है इसलिए इसके एरो को हम इस प्रकार से नीचे करके दिखाते हैं। अवक्षेप को हम इस प्रकार से नीचे करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये आपका अवक्षेप है। अवक्षेप क्या है, नीचे की ओर बैठ जाता है, इसलिए इसका क्या करते हैं, नीचे की तरफ एरो करते हैं। और गैस जो है ऊपर की तरफ उड़ती है, तो इसलिए उसका एरो ऊपर की तरफ करके दिखाते हैं। और प्लस का आपका ये Ba के साथ SO4 आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका BaSO4। ये आपका किस फॉर्मेट में होता है, एक्वस फॉर्मेट में होता है। तो इस प्रकार से हम अवक्षेप के बनने को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे आपका बुक में दिया हुआ है AgNO3, AgNO क्या दिया हुआ है आपका, 3 दिया हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब हम NaCl, AgNO3 आपका क्या है, ये एक्वस है ना, AgNO3 क्या है आपका, एक्वस है। इसकी अभिक्रिया जब NaCl से कराते हैं, किससे कराते हैं, NaCl से कराते हैं। NaCl भी आपका क्या है, NaCl भी आपका एक्वस है। तो इससे जब अभिक्रिया होती है ना, तो किससे Ag का क्लोराइड बनता है, Ag क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका अवक्षेप होता है, जो कि नीचे की ओर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और जो आपका Na है, यह NO3 के साथ चला जाता है, तो ये आपका बन जाता है प्लस का NaNO3 बन जाता है, जो कि किस रूप में होता है, जो कि एक्वस के ही रूप में क्या होता है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, ये आपका अवक्षेप है। तो किसी भी समीकरण को अवक्षेप
के बनने के रूप में इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक लास्ट टॉपिक जो आपका इसका 5वां है, यह है अभिक्रिया की परिस्थितियां, अभिक्रिया की विभिन्न परिस्थितियां। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विशेष चीजों की उपस्थिति पे ही होंगी। जैसे जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया थी, आपने देखा कि प्रकाश की उपस्थिति थी तभी ये अभिक्रिया हुई। कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी कि उस अभिक्रिया को होने के लिए स्पेसिफिक दाब चाहिए, स्पेसिफिक दाब होगा तभी वह अभिक्रिया होगी। तो उस अभिक्रिया की विशेष परिस्थिति है कि उसको एक स्पेसिफिक दाब चाहिए। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होंगी, तो उस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश चाहिए। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि उसको ताप दिया जाएगा तभी होंगी, तो उस अभिक्रिया को होने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं CaCO3, जैसे इसकी बात की ना, अभी तक इसको हमने क्या किया, हीट दिया। CaCO3 को हमने क्या किया, हीट दिया। तो आपको ये, इसको हमने उष्मा दी तो ये आपका बना CaO बना, जो कि किस फॉर्मेट में है, CaO बना जो कि आपका सॉलिड फॉर्मेट में है, प्लस का आपको CO2 बना जो कि गैस फॉर्मेट में है। तो यहां पर ये अभिक्रिया का जो ताप देना है ना, यह इसकी विशेष परिस्थितियां हैं। जैसे जो आपका Ag का क्लोराइड था, Ag का जो आपका क्या था, क्लोराइड था, इसको जब सूर्य का प्रकाश मिला ना, तो ये आपका 2Ag बना और प्लस का Cl2, इसमें क्या हो गया, Cl2 गैस के रूप में क्या हो गया, ऊपर उड़ गया। तो ये आपका सॉलिड फॉर्मेट में हो गया। तो यहां पर इस अभिक्रिया में क्या, किसकी जरूरत थी, इस अभिक्रिया में जरूरत थी किसकी, प्रकाश की। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक दाब चाहिए तब होंगी, तो वो भी आपकी अभिक्रिया की परिस्थितियां हो गई। कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जिसको गर्म करने पर ही होंगी, तो यह भी अभिक्रिया की क्या हो गई, परिस्थितियां हो गई। कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जो कि प्रकाश के ही उपस्थिति में होंगी, तो ये आपकी क्या है, कुछ अभिक्रिया हो गई। जैसे कुछ अभिक्रिया ऐसी है जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। किसके उपस्थिति में होगी, उत्प्रेरक की। तो एक चीज समझ लीजिए, उत्प्रेरक क्या है। जैसे आपके घर में एक कोढ़ी सा बच्चा है जो कि किसी भी काम को करके मतलब कोढ़ी नहीं, उसको आलसी कहते हैं। तो एक आलसी सा बच्चा है जो कि किसी भी काम को करने के लिए एकदम धीरे करता है, लेकिन अगर उसके पापा घर में उपस्थित हैं तो वह उसी काम को क्या करेगा, जल्दी करने लगेगा डर से। तो देखिए उसके साथ हुआ क्या कि उसके पापा उसको काम करने में कोई हेल्प उसका नहीं किए, बट उनकी उपस्थिति जो है ना, उस बच्चे को क्या कर दी, उसके बच्चे को काम के स्पीड को क्या कर दी, बढ़ा दी। वही आपका ये पापा जो है वह कौन है, उत्प्रेरक है। पापा कौन है, उत्प्रेरक है। तो कुछ समीकरण ऐसे होते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि एकदम स्लोली होती हैं, लेकिन उसके पापा यानी कि उत्प्रेरक को अगर खड़ा कर दिया जाए उस अभिक्रिया के दौरान, तो वह अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी। कहने का आशय यह है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये जो आपका प्रश्नावली है, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो चैप्टर के सारे टॉपिक हैं वह पूरी तरह से खत्म होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आपका है जो कि आपको करना है, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयित पदार्थों को क्या करना है, छांटना है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये बताना है, और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है ये बताना है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ग्रहण करना तथा ऊष्मा का मुक्त होना समीकरण में किस प्रकार दर्शाया जाता है, उदाहरण देकर के समझाइए। अभी हमने उदाहरण दिया था, उसको आपको क्या करना है, समझाना है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आपके ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा दिया। अब एक वीडियो और आएगी जिसमें से इसका जो आपका प्रश्न उत्तर है उसको हल करा दिया जाएगा। बाकी इस चैप्टर का अगर आपको सुंदर बिल्कुल डिजिटल रंगीन नोट्स चाहिए तो बहुत ही छोटे से शुल्क में आपको प्रोवाइड हो जाता है, और उस शुल्क का मेरे जीवन में या मेरे आपके इस चैनल के लिए एक बहुत बड़ा आपका आर्थिक योगदान हो जाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप सक्षम हैं तो नोट्स जरूर लें, नोट्स से लेकर के पढ़ाई करें।
और आपकी पढ़ाई के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जिस भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आ रही हो वो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।